हेलो एवरीवन, माय नेम इज विक्रम प्रताप सिंह एंड वेलकम टू एचपी एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि हरियाणा की तैयारियां आपने स्टार्ट कर दी होंगी। और लास्ट के सेगमेंट में, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप उन स्ट्रेटजीज को बनाएं और कैसे आप फॉरवर्ड चलें, क्योंकि प्रिपरेशन का टाइम जो है वो कम है। और मैं आपको पैनिक नहीं कर रहा हूँ। पहली बात ये डिस्क्लेमर है कि पैनिक नहीं कर रहा हूँ, बट कॉन्शियस कर रहा हूँ कि टाइम कम है और उसको उसी तरीके से डील किया जाना चाहिए। तो इस सेगमेंट में मैं आपको छोटी छोटी बातों को, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाओ। कभी कभी आपके मन में प्रश्न आता है कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, है ना। कभी कभी आपके मन में प्रश्न आता है कि केवल बेयर एक्ट पढ़ें या कब कब मैं उनके लिए इंग्लिश के लिए पढ़ूं या जनरल स्टडीज के लिए कब पढूं, कितना टाइम निकालूं। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके मन में आती हैं। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम एक आती है कि प्री के लिए पढ़ता रहूं या मेंस के लिए पढ़ता हूं, किस तरीके से उसको हम मैनेज करोगे, ये हमें डील करना है। देखो, अल्टीमेट गोल क्या है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है। अल्टीमेट गोल क्या है कि आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है। और उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। उन तीनों स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। 3 स्टेप्स क्या है? आपके प्री है, प्रिलिमिनरी पार्ट होता है, मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। ये तीनों आपको क्लियर करना है। बिना क्लियर किए आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एग्जाम स्टार्ट होता है प्रिलिमिनरी से, लेकिन देना आपको इंटरव्यू भी है और मेंस भी देना है। नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है प्रिलिमिनरी से। प्री जैसे ही आपका प्री क्लियर होता है, आप मेंस के लिए मूव करते हो। ये सबको पता है जो भी तैयारी में है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसके दौरान आपके मन में जो प्रश्न होता है सबसे पहले कि प्री अभी पढ़ लें या मेंस पढ़ लें। जो अभी फ्रेशर्स होते हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या रिसेंट 1-2 ही एग्जाम दिए होंगे, उनके मन में होता है कि मैं तो केवल प्री पढ़ रहा हूं। तो ये जो तिलिस्म है, ये जो डाउट है आपके मन में, सबके मन में, वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इनका हम टाइम कैसे मैनेज करें। देखो, एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो ये कहता है कि प्रिलिमिनरी में जितने सब्जेक्ट हैं वही मोर ओवर मेंस में भी होंगे। प्री में आपको जीएस मिलता है और मेंस में आपको इंग्लिश का एक पेपर होता है और हिंदी का एक पेपर होता है। यही बात है। हिंदी और इंग्लिश के बिना आप मेंस क्लियर नहीं कर पाते हो। ये आपके, अगर किसी को एक्सपीरियंस होगा तो उसने आपको जरूर बताया होगा कि आप केवल लॉ सब्जेक्ट पढ़ के कभी भी जज नहीं बन सकते, अनलेस एंड अनटिल कि आपने इन दोनों पार्ट को भी फोकस ना किया हो। तो जो लैंग्वेज का पार्ट होता है या ऐसे राइटिंग जिसमें आती है, ऐसे का पार्ट जो होता है, और उसके साथ साथ अगर कहीं किसी स्टेट में जहां जीएस भी आती है तो जीएस के बिना भी आप मेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा होना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट उन दोनों को साथ में लेके चलते हुए होना चाहिए। अब जब हम लॉ की बात करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं लॉ पे। देखो, केवल लॉ को पढ़ना और समझना ही सफिशिएंट नहीं है। आपके मन में प्रश्न आता है कि लॉ पढ़ रहे हैं, पहले मेजर कर लेते हैं, फिर माइनर करते हैं, माइनर कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। कुछ लोग का फॉर्मेट होता है कि हाँ, पहले वो लेंदी टॉपिक्स को खत्म करते हैं, फिर उसके बाद वो छोटे छोटे टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है। होता क्या है कि जब आप 10 घंटे अगर आप दिन में पढ़ रहे हो, 8 घंटे आप दिन में पढ़ रहे हो, 10 घंटे से ज्यादा अगर आप दिन में पढ़ रहे हो, और केवल आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो भी प्रोसीजर केवल, तो 10 घंटे में प्रोसीजर, आपका दिमाग जो है 10 घंटे तक प्रोसीजर को ग्रैस्प नहीं कर सकता। ठीक है। लगातार आप 10 घंटे प्रोसीजर पढ़ रहे हो, नहीं, ये हमें नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। अगर आपको अच्छा है तो आप उसको चूज करो, लेकिन अगर किसी को सेम प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसको फॉलो कर सकता है। आप एक साथ में 2-3 बुक्स उठा सकते हो, 2-3 बैरक्स उठा सकते हो, सेगमेंट वाइज चल लो, 2 घंटे का एक स्लॉट बना लो। हाँ, 2 घंटे में मुझे केवल सीआरपीसी करना है। और हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट्स या 20 मिनट्स या हाफ एन आवर का एक रिवीजन टाइम भी निकालो कि 2 घंटे हमें
फ्रेश पढ़ना है और आधे घंटे जो है वो रिवाइज करना है उसी टाइम लगे हाथ। फिर उसके बाद छोटा सा ब्रेक लो आप। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट एक छोटा जो भी इंटरेस्टिंग जो आपको लगता हो आप उसको उठा लो। मान लो लिमिटेशन आपको इंटरेस्टिंग लगता होगा तो लिमिटेशन उठा लो, आप लिमिटेशन पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद क्या है, आपके जहां कुछ आपको लगता है कि हाँ जीएस उठाना है तो उसी तीसरे स्लॉट में आप जीएस उठा लो, उसके साथ भी एक रिवीजन का टाइम रखो, ऐसे रखो। इससे क्या होगा देखो, एक सब्जेक्ट जब तक आप कंप्लीट करोगे, मान लो सीआरपीसी आप साथ में कर रहे हो, उसके बाद आपने लिमिटेशन किया और सीआरपीसी के साथ साथ आपने एक दूसरा सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट कर लिया, या आपने पंजाब कोर्ट्स एक्ट रख कर लिया, इन सारे सब्जेक्ट को आपने देखो, जब तक सीआरपीसी आपका रन करता रहेगा ना तब तक ये 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, और जब आप सीआरपीसी कंप्लीट करोगे तब तक आपको लगे हाँ ये 4 सब्जेक्ट हमारे हो गए। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरा सेगमेंट बना लो सीपीसी के साथ कि इसके साथ एसआरए करना है, मुझे पार्टनरशिप करना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे उठा लो, कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऐसे ही आप 3-3 का स्लॉट बना के आप कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा मैं ये बताता हूं। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप साइकिल जो है ना बहुत लंबी बनाते हो, देखो जब आप साइकिल बहुत लंबी बनाते हो तो अगर मैं यहां सीआरपीसी देख रहा हूं, सीआरपीसी, तो ये घूम के जब आओगे ना आप सीआरपीसी पे दोबारा, तो ये आपका कम से कम 45 डेज हो जाएंगे। ठीक है, और जहां से आप शुरू किए थे फिर से आपको वहीं से शुरू करना होगा, क्योंकि आपका सफिशिएंट रिवीजन नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट भी तो इंटरेस्टिंग है ना, दूसरे सब्जेक्ट भी तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप सीआरपीसी के साथ साथ अगर एसआरए या लिमिटेशन इस तरह के 2-3 सब्जेक्ट साथ में लेके चल रहे हो, तो ये जो स्पैम है ना आपका, ये टाइम जो है 25 डेज ही बचेंगे, 25 दिनों में ही हो जाएगा, क्योंकि एक स्लॉट सीआरपीसी का बन जाएगा, एक स्लॉट सीपीसी का बन जाएगा, एक स्लॉट आपका एविडेंस का बन जाएगा, और ज्यादा से लगता है तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट का बन जाएगा। ठीक है, अगर हर स्लॉट को आप 10-10 डेज देते हो, 10 डेज और 10 लायक भी नहीं है, 10 डेज लायक भी नहीं है, ठीक है, 10 डेज एंड 10 डेज, ये हो गया आपका 40 डेज। 40 डेज में आपने क्या किया, सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए। लेकिन देखो यहां मैं मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं, सीपीसी और सीआरपीसी में आपको 10-10 दिन लग सकते हैं, इनमें कभी आपको 10 दिन नहीं लगेंगे, इनमें मैं 5-5 दिन का मानता हूं, 5-5 डेज, 5 डेज में कॉन्ट्रैक्ट एंड 5 डेज में एविडेंस। ठीक, छोटा छोटा स्लॉट है, और साथ ही साथ इसके रजिस्ट्रेशन एक्ट कर लो। ठीक है, फैमिली लॉ का इसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ हिंदू उठा लो, आप मुस्लिम लॉ उठा लो, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ, ऐसे ही एविडेंस के साथ, अगर आपको लगता है कि एविडेंस के साथ आप मुस्लिम भी रख सकते हो, मुस्लिम लॉ। ठीक है, फिर आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पंजाब कोर्ट्स एक्ट रख लो। तो मेरा कहने का एक मतलब है कि आप कुछ सेगमेंट वाइज चल लो, क्योंकि जब आप सेगमेंट वाइज चलोगे तो आपकी जो सर्किल होगी वो छोटी होगी, और ये 25 डेज के भीतर आप एक बार इनसे गो थ्रू हो लोगे, और अगले अगले 25 डेज में आप कम से कम 2 रिवीजन कर लोगे, है ना, 2 रिवीजन कर लोगे। ये तो बात हुई लॉ की। लॉ के साथ साथ मैंने आपसे कहा कि आप जीएस भी यहीं लेके चलना है आपको। जीएस में क्योंकि स्कोप ज्यादा होता है, 15 मार्क्स के होते हैं, 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो अब जीएस में आपको क्या देख के चलना है कि इसका भी सेगमेंट वाइज कर लो। इसमें क्या होता है, करंट अफेयर्स तो आपको रोज के रोज देखने हैं। ठीक है, उसके अलावा आप मान लो लूसेंट मैंने लास्ट की क्लास में बताया था, या उपकार की कोई भी बताया था, या हरियाणा लोकल के लिए कोई भी जीएस का बताया था, तो उनको इनके पैरेलल रन करते रहो, इनका भी इनके पैरेलल रन करता रहेगा, तो आपको 5 डेज में इसका भी एक स्लॉट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कुछ बना सकते हो अपनी टाइमिंग्स। घंटे मैटर नहीं करते हैं, क्वालिटी मैटर करती है। घंटे आप 4 घंटे भी पढ़ सकते हो, 4 घंटे में अगर आपने इतना फ्रूटफुल दे रखा है तो आप 4 घंटा भी आपके लिए सफिशिएंट होगा, नहीं तो आपके लिए 14 घंटे भी कम ही पड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपका जो स्कोप है, आपको जो इसको समझना है वो इसी तरीके से लेके चलना है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या मेंस को भी साथ में पढ़े,
देखो, अभी जब एग्जाम आपके कंट्रोल में आ रहा है कि टाइमिंग अभी इतनी है कि एग्जाम आपके कंट्रोल में है, आप रिवाइज कर सकते हो, और ये खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले भी हरियाणा दे चुका है या कोई दूसरे स्टेट के एग्जाम्स में मेंस दे रखे हैं, उनकी बात कर रहा हूं कि वो अभी वो मेंस पे ही फोकस करें, खास करके शुरू के 1 महीने तक। शुरू के 1 महीने तक। और मेंस में भी क्या फोकस करना है? मेंस में आपको ट्रांसलेशन फोकस करना है। रात को आप जब सोने जा रहे हो उससे 2 घंटे पहले आप ट्रांसलेशन लेके बैठ जाओ, इंग्लिश हिंदी लेके बैठ जाओ, ठीक है, हिंदी लेके बैठ जाओ। किस लोगों की जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको चाहिए कि ज्यादा हिंदी पे भी फोकस करें, तो हिंदी लेके बैठ जाओ। फिर साथ साथ इंग्लिश का भी, क्योंकि ट्रांसलेशन भी करना है आपको ट्रांसलेट करने के लिए। उसके बाद प्रेसिज राइटिंग, उसको भी साथ साथ देखते रहो, या उसके साथ आपको ट्रांसलेशन आता, ऐसे राइटिंग आता है तो ऐसे राइटिंग के लिए भी कुछ कुछ करते रहो। ऐसे राइटिंग के लिए आपको कई चीजें ध्यान में देनी होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज होती है प्रेजेंटेशन, ठीक है, मुझे लगता है यही दो चीजें हैं, एक कंटेंट एक प्रेजेंटेशन, और तीसरी चीज कुछ नहीं होती। तीसरी चीज आपकी हैंड राइटिंग होती है, ग्रामर होती है, इंग्लिश होती है, वो सब प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। कंटेंट कैसा होगा आपका, कहां से ले आओगे, कितना रिफाइंड कंटेंट होगा? देखो, जब एसेस की बात करते हैं तो कंटेंट आपका बहुत ही रिफाइंड, प्रिसाइज एंड क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसमें कोई भी बार बार रिपीटिशन ना करो। आप एक बात को 10 जगह सेंटेंस बदल के आप मत लिखो। तीसरी बात कि अगर कोई बात छोटे से सेंटेंस में कंप्लीट हो जाए तो अननेसेसरी स्ट्रेच करता हुआ सेंटेंस ना बनाओ, ये भी बहुत जरूरत है। और कंटेंट आपको रखना कहां से है? देखो, बेस्ट कंटेंट तो होता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग आप कर रहे हो, वहां से आपको कंटेंट होता है, आते रहते हैं। लेकिन अगर कभी कभी आप सर्च करते रहते हो, गूगल सर्च करते रहते हो, तो वहां आपको कहीं कहीं माइंड मैप मिल जाते हैं। माइंड मैप होते हैं, आपको माइंड मैप मिल सकते हैं। माइंड मैप्स को फॉलो करो। कई इंस्टीट्यूट्स हैं अपने ऐसे के पर्पज से माइंड मैप्स निकालते हैं, माइंड मैप्स फॉलो करो। या कभी कभी दूसरा तरीका बताता हूँ कंटेंट को बनाने का। मान लो आपकी हैबिट है कोई मैगजीन पढ़ने की, आपकी हैबिट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को पढ़ने की, आपको हैबिट है कि अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ने की, या कोई न्यूज़पेपर को रोज पढ़ने की। अगर आपको लगता है कि न्यूज़पेपर में कोई ऐसा आर्टिकल आया हुआ है जो आपके एस्से के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं नहीं कहता हूं कि आप पूरी उसको कटिंग रख लो, क्योंकि बाद में कटिंग रखने के बाद आप उसको फिर से रिवाइज नहीं कर पाते हो। मैं ये कहता हूं लगे हाथ एक आप रजिस्टर बनाओ जिसमें कि टॉपिक वाइज आप बाइफरकेट कर लो उस रजिस्टर को। जैसे एक टॉपिक बनाओ कि एस्से रिलेटिंग टू वुमेन, दूसरा एनवायरमेंटल रिलेटेड, ठीक है, तीसरा लॉ के रिलेटेड, चौथा गुड गवर्नेंस के रिलेटेड। ऐसे 4 से 6 सेगमेंट्स बना लो। और जो आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो उनमें से अगर कोई अच्छा सा कंटेंट आता है तो उस कंटेंट को उठा के वहां रखते जाओ। जो 2 लाइन ही रख लो, 4 लाइन रख लो, इतना रख लो कि वो आपको याद आता रहे। आप उसमें जब आपके मन में आए कि हाँ ये हमें लिखना है उसमें, तो आप उसको भागते हुए और उसमें मेंशन कर दो कि हाँ ये बस, हम आपका दिमाग वहीं सीधा जाए कि वो आर्टिकल उसमें लिखना, वो कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो आप अगर इस तरीके से आप देखना स्टार्ट कर दोगे तो कोई भी आर्टिकल देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ऐसे का ये इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए अच्छा होगा, या ऐसे के कंटेंट के लिए अच्छा होगा, या ऐसे के कंक्लूजन के लिए अच्छा होगा। तो आप उसी तरीके से इसको बनाते जाओ। तो एक चैप्टर बना लो पहला जिसमें फीमेल्स के लिए, ठीक है, और उसके बाद इसमें इंट्रोडक्शन बना लो, और ये इसमें कंटेंट पार्ट बना लो, और इसमें कंक्लूजन पार्ट बना लो। तो अगर उस आर्टिकल में कंक्लूजन बहुत अच्छा है तो कंक्लूजन में ले आ दो। तो होगा क्या, एक टाइम के बाद आपकी तैयारी में आपके पास कई कंक्लूजन होंगे, और इन कंक्लूजन को ध्यान में रख के एक अपना कंक्लूजन जब ड्रॉ करोगे तो बेस्ट कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम कंटेंट इसको बनाते हैं, कंटेंट का ऐसे के लिए कंटेंट बनाते हैं। दूसरा,
जब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन तो बहुत मैटर करता है। तो ट्रांसलेशन के लिए पहले तो आप लीगल लैंग्वेज की कोई भी बुक ले लो, बुक या कोई आर्टिकल जो है लीगल लैंग्वेज की, वो आपके पास होनी चाहिए हिंदी टू इंग्लिश के लिए, क्योंकि हिंदी का कोई भी ऐसा वर्ड जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा और जो इंग्लिश का कोई वर्ड जो हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है, क्या वो एक दूसरे को अप्रोप्रिएट है? इस चीज का जब आपका इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा तब आप बेस्ट आंसर्स लिख सकते हो, बेस्ट एसे लिख सकते हो, बेस्ट ट्रांसलेशन बना सकते हो। ठीक है। और रही बात बुक्स की कि कौन सी बुक आप ले लो, तो देखो बुक्स बहुत है मार्केट में ट्रांसलेशन के लिए, इनके लिए, लेकिन नाम मैं डिस्क्रिप्शन लिंक जो है बॉक्स में डाल दूंगा कुछ बुक्स का जो ट्रांसलेशन के लिए आप देख सकते हैं, उसको आप देखिएगा। और ट्रांसलेशन के साथ साथ ऐसे का हो गया, फिर हिंदी की आती है। जब आप मेंस की बात करते हो तो हिंदी की आती है, हिंदी बात आती है। हिंदी में आप हरियाणा के किसी जो 10th तक की जो गाइड्स होती हैं जिसमें सारांश, गद्यांश, पद्यांश वगैरह आते हैं, उन सबको आप देख लेना। वो उनमें से एमबीडी गाइड आती है, आप उसको एक बार खरीद लेना और एमबीडी गाइड से कर सकते हो। और थोड़े थोड़े कुछ कुछ व्याकरण वाला पार्ट भी देख लेना कभी कभी आपके लिए, क्योंकि यहाँ की पढ़ी हुई हिंदी आपको राजस्थान में काम आ सकती है ना, क्योंकि राजस्थान भी आ ही रहा है। तो यहाँ का पढ़ा हुआ हिंदी जो है आपको राजस्थान में आ सकता है, तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। फिर आते हैं अब लॉ पे। ठीक है, लॉ पे आते हैं। देखो जब लॉ आप पढ़ते हो ना, तो लॉ पढ़ने का एक बड़ा बेहतरीन सा तरीका है कि आप एलिमिनेट करो। एलिमिनेट कैसे करते हो? देखो, आप आज तक ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर देखोगे तो जब से भी अपने लॉ में कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे या अभी प्रिपरेशन के दौरान कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे, और लॉ के टॉपिक्स या प्रिपरेशन के दौरान जो पढ़े हुए टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स को आपने सबसे ज्यादा बार सुना होगा, वो टॉपिक्स क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले तो आप एक लाइन बनाओ, एक लिमिट बनाओ कुछ टॉपिक्स की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप एलिमिनेट कर लेते हो, फिर उसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स बचते हैं। फिर दूसरे होते हैं वो लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? जिनको कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है और वो डिफाइंड नहीं होते, उन पे गेस नहीं लगाया जा सकता कि ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो पूछ भी सकते हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर एविडेंस का देखा जाए तो क्या हो सकता है? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस हो सकता है, एडमिशन कन्फेशन हो सकता है, डाइन डिक्लेरेशन हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है, हियर से एविडेंसेस हो सकते हैं, एक्सक्लूजन हो सकता है, बर्डन ऑफ प्रूफ हो सकता है, स्टॉपेल हो सकता है। ये क्या होंगे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ठीक, उनसे थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर देखे जाए तो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपसे कॉन्स्पिरेसी पूछ सकता है, टीआईपी पूछ सकता है, लेस इंपॉर्टेंट। टीआईपी कभी कभी तो मेन में भी आता है। एलिबाई पूछ सकता है आपसे। ठीक है, एलिबाई के साथ साथ आपसे जजमेंट की रेलेवेंस पूछ सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा पूछ सकता है आपसे, जुडिशियल नोटिस पूछ सकता है। ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक, इस तरीके से आप दूसरा एलिमिनेशन कर लो। जब ये दोनों हो जाए और तब आप बैरेक्ट में चेक करोगे, तब आप देखोगे कि आपके 80% जो है, 80% प्रोविजंस आपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, 80% प्रोविजंस आपने कवर कर लिए हैं। फिर अब आपको तीसरा एलिमिनेशन स्टार्ट करना है, थर्ड एलिमिनेशन, और ये प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। तीसरा एलिमिनेशन है कि मान लो अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आज तक कभी एग्जाम में पूछे ही नहीं गए और वो पूछ लेते हैं, तब क्या होगा? ठीक है, जैसे एक बार प्री में पूछ लिया कि सेक्शन 2 रिपील कब हुआ इंडियन एविडेंस एक्ट का? 1938 में हुआ था। कि सेक्शन 2 रिपील कब हुआ, आपको अगर जिनको पता होगा उन्होंने कर लिया होगा, नहीं तो सबने तो रेस जुडिकेटा पढ़ के गए हुए थे।
तो जो थर्ड लेयर है उस थर्ड लेयर को भी आपको उसी तरीके से देखना है, लेकिन आपको ज्यादा टाइम जो देना है फर्स्ट और सेकंड लेयर पे देना है। थर्ड लेयर को बस आप एक रिवीजन करना है, केवल एक रिवीजन करना है। इसको जितने रिवीजन हो सकते हैं आप उनको उतने कर लो, जितने जितने आपके टाइम मैनेजमेंट जो भी हो, और इनका जो है वो थर्ड रिवीजन है, इनको आप कम कर सकते हो। इसमें कुछ टॉपिक्स देखो, एविडेंस एक्ट की अगर मैं बात करूं, मान लो इसमें सेक्शन 79 कहता है, ठीक है, कि जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, कभी कभी पूछेगा ये। सेक्शन 90 आपसे कभी कभी पूछेगा मेंस में, रोज नहीं पूछने, हर बार नहीं पूछ सकता। सेक्शन 110 वो कभी कभी पूछेगा कि ओनरशिप के बारे में आप बताओ। सेक्शन 111, ठीक है, गुड फेथ की बात करता है ना, उनकी बात वो कभी कभी पूछेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रूव किए जाएं, ये सब कैसे प्रूव किया, ये कभी पूछ सकता है। तो इनकी रेलेवेंस के अकॉर्डिंग इनको रखो। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में इनको पूछा जा सकता है, तो आप उनको उसी हिसाब से करो। ठीक, तो लेयर सिस्टम बनाना शुरू कर दो। लेयर सिस्टम में यह फायदा होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। कभी कभी जब आपने फर्स्ट और सेकंड लेयर को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो थर्ड लेयर में बस आपको आप जब एंटर करते रहते हो एग्जामिनेशन हॉल में, तब आप केवल थर्ड लेयर पढ़ के चले जाओ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। एक भी क्वेश्चन बाहर से कहीं नहीं आएगा, क्योंकि आपने सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली किया है। और एक तरफ से अगर 511 सेक्शन लेके बैठ जाओ आप आईपीसी के पढ़ने, तो बड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए, बड़ा टफ हो जाएगा कि 511 पहुंचते पहुंचते तो 1 2 3 4 आप भूल जाते हो। ठीक है, तो आप कुछ इसी तरीके से करो। पहले हर सब्जेक्ट को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें प्रोविजन को फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेयर में डिवाइड कर लो। फर्स्ट सेकंड लेयर को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, और वहीं से ढेर सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 10% है क्वेश्चन जो होंगे आपके, वो उन लेयर से पूछे जाएंगे जो थर्ड लेयर है। उस थर्ड लेयर की संख्या जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे 511 में अगर थर्ड लेयर में रखा जाए, तो हमको तो लग रहा है कि करीब 200 प्रोविजन तो थर्ड लेयर में फॉल करेंगे, तो वो 200 संख्या में ज्यादा होंगे और ये दोनों लेयर कम होंगे। तो उनको उसी तरीके से एलिमिनेट करके अपने टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग जैसे आप समझ पा रहे हो उनको करो। एक प्रोविजन को केवल पढ़ने के लिए मत पढ़ो आप इसको। जब आप कभी भी प्रोविजन को पढ़ रहे हो, तो आप ध्यान में रखो कि आपको तीनों एग्जाम देने हैं। आप केवल प्री के लिए कभी मत पढ़ो, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है अगर आप केवल प्री के लिए पढ़ते हो। क्योंकि जैसे प्री आपका खत्म होता है, मेंस के प्री खत्म होता है और प्री के रिजल्ट जब तक आते हैं, तब तक मेंस की नोटिफिकेशन भी आ जाती है, और आपको मैक्सिमम 30 डेज या 45 डेज मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। और उस 45 डेज में आप क्या करोगे? 45 डेज में आप क्या कर सकते हो? केवल और केवल आप एक प्रोविजन से, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में भाग सकते हो और अपने आप को फेक कर सकते हो, दैट्स इट। और उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, तो आप उसमें सफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाओगे जो रिक्वायरमेंट है। देखो कंपटीशन बहुत हाई है, हर आदमी, सभी के लिए लॉकडाउन हुआ था। कुछ ने लॉकडाउन को तो यूटिलाइज किया होगा, अगर आपने नहीं किया तो कुछ ने किया होगा, ये मान के चलो। ठीक, और उस लॉकडाउन में या उससे पहले सबकी प्रिपरेशन अच्छी है, क्योंकि बहुत एग्जाम मिले 2018-19 में आपको ढेर सारे 2019-18 में आपको ढेर सारे एग्जाम्स मिले हुए हैं, उसमें आप बहुत ही कहते हैं परिपक्व हो चुके हैं। तो बस अपने आप को रिफाइन करने की जरूरत है, इसी तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। तो मेरा ये कहना है सिंपल सा, कि आपको प्रिलिमिनरी को जब आप स्टार्ट कर रहे हो, उसी दिन से मेंस को भी ध्यान में रखो। मेंस को ध्यान में रखोगे तो जब आप प्रिलिमिनरी के लिए आप जब डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ोगे, तो वो बात आपको मेंस के लिए भी आप उस पर स्पेशल एम्फेसाइज कर पाओगे। अगर मेंस में आता तो मैं ये इसमें लिख दूंगा, तो आप उसको ध्यान में रखो। आप केवल प्री के लिए उसमें फैक्ट ढूंढने की कोशिश मत करो, रादर उसके कंटेंट ढूंढने की कोशिश करो। और साथ ही साथ अगर हो सके तो, क्योंकि अगर दोनों को आप करते रहोगे तो अपने आप ही इंटरव्यू अपने आप ही तैयार हो जाता है। ठीक है, इनके जो बैलेंस है, बैलेंस बहुत मैटर करता है। लॉ का बैलेंस, इंग्लिश का बैलेंस, हिंदी का बैलेंस, इनको साथ में लेके चलना है। जीएस को प्री के लिए कैसे पढ़ना है, इसका बैलेंस करके चलना है।
किसी भी बात को, किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है। और जब छोड़ना नहीं है तो आपको सबको उतने ही टाइम बाउंड के साथ करना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। अगर 80 क्वेश्चंस पे अगर आपका सिलेक्शन अगर 80 क्वेश्चंस पे आपका सिलेक्शन हो रहा है और अगर आप 79 पाते हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपकी तैयारी में भी उस गुंजाइश ना हो कि आप बॉर्डर पे हो, रादर आप एक्सट्रीम जंप करो। ऐसी तैयारी हो आपकी कि आपको बॉर्डर लाइन देखनी ही ना हो। जिस दिन आपका प्री हो उसी दिन आप आते ही आप मेंस स्टार्ट कर दो, एक दिन का टाइम गैप लेके एंजॉय करके मेंस स्टार्ट कर दो। उसमें आपकी स्ट्रेटजी बेस्ट होगी, क्योंकि अगर पुरानी ओल्ड ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करोगे तो लोग बहुत तेज चल रहे हैं, कंपटीशन बहुत हाई है। तो आपको बहुत ही एक केवल अपने कंपटीशन को या अपनी मेहनत को देख के नहीं, जो आसपास तुम्हारे दोस्त हैं उनको उनको भी ध्यान में देख के करना है। और कंपटीशन तभी देखा जा सकता है जब तुम्हारा कंपटीटर आपके साथ हो, जब आप उसमें कंपेयर कर पाओ। आपको बिना कंपेयर किए कभी कंपटीशन आपको पता नहीं चलता। तो आप हमेशा लोगों के टच में रहो और अच्छी चीजों को ध्यान में दो, बुरी चीजों को छोड़ो। अपनी बातों को, आप जो लॉ पढ़ रहे हो उन सबको इंट्रोस्पेक्ट करते रहो, सोचते रहो। और क्योंकि बिना सोचे काम नहीं होगा, और पढ़ना आपको है, करना आपको है। आप इसी बात को 6 महीने में कर सकते हो, एक कोई दूसरा व्यक्ति होगा उसने 6 साल का टारगेट बनाया है। तो बेस्ट परफॉर्म जो आप कर सकते हो वो आपकी ही प्रायोरिटीज हैं। अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग अपना टाइम बाउंड सेट करो और उनके अकॉर्डिंग ही आप काम करो, क्योंकि बेस्ट स्ट्रेटजी आपको सक्सेस के पास ले जाती है। अगर स्ट्रेटजी से नहीं चलोगे तो बस घूमते रह जाओगे और बाद में एक दिन आप परेशान होना स्टार्ट होगे, फिर बाद में आपके ऊपर या कोई कृपा हो जाएगी, अदरवाइज तो टफ ही है। तो इस चीज को ध्यान में रखो। लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो यही मेरा भी कहना है कि जो गलतियां जिनके सिलेक्शंस नहीं होते हैं उन्होंने की हैं, उनको आपको नहीं करना है। जिनके सिलेक्शंस होते हैं उनकी क्या खासियत रही है उनको फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। तो गुड लक, एंजॉय करते रहो, ऑल द बेस्ट।